वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इशू पार्ट 2, जो कि पार्ट है हमारे यूनिट 4 का, दैट इज ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट वाली यूनिट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि रिलेटेड है एनवायरमेंटल इशू से। यस, सो एनवायरमेंटल इशू में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉलिड वेस्ट के बारे में। लास्ट टाइम पार्ट 1 में हमने वाटर वेस्ट और एयर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में, सॉलिड पॉल्यूशन के बारे में, या सॉलिड वेस्ट जो कि हमारी सॉइल को, हमारी धरती को, हमारी लैंड को पॉल्यूटेड करता है। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इनटू द ट्रश। जो कुछ भी हम ट्रश में डाल रहे हैं, कूड़े में डाल रहे हैं, जैसा कि इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं, वो सारा का सारा सॉलिड वेस्ट के अंदर ही आता है। जैसे कि म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है, जैसे कि जो वेस्ट हमारे घर से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, स्टोर से निकलता है, हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, जहाँ से भी निकलता है, वो सारा का सारा जो है सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। सो म्युनिसिपलिटी सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइजेज पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास वेस्ट, मेटल वेस्ट, रबर, लेदर, टेक्सटाइल। ठीक है, जो कोई भी जिस भी चीज की जरूरत नहीं होती है घर में, ऑफिसेज में या वर्क प्लेस पर, उसको जब डंप किया जाता है तो उसे म्युनिसिपल वेस्ट किया जाता है, क्योंकि म्युनिसिपलिटी की गाड़ी ही आकर उसको लेकर जाती है ना। तो बर्निंग ऑफ दीज वेस्ट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन। अगर हम इन सारे वेस्ट को अगर हम जलाएंगे तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, लेकिन जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है ना, तो वो पूरी तरीके से, रबर वेस्ट है, वो पूरी तरीके से जलेगा तो है नहीं, तो पूरी तरह से जलेगा नहीं और एयर पॉल्यूशन में और कंट्रीब्यूट कर देगा, इसलिए जनरली इसको नहीं जलाया जाता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट में ओपन डंप ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट एंड फ्लाइज, क्योंकि इनको अगर ऐसे ही खुले में कूड़ा डाल दे देंगे तो क्या होता है, वहां पर क्या होता है, चूहे आ जाते हैं, डॉग्स आ जाते हैं, बहुत सारे मक्खी मच्छर आते हैं, वो उसको खाते हैं और फिर उसके बाद वो घरों में भी घूमते हैं। उन्हीं मक्खियां फिर हमारे अगर घरों में आएंगी तो वहां पर भी वो क्या करेंगी, बीमारियां फैलाती हैं। तो अगर इनको इसीलिए ओपन में डंप नहीं कर सकते, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, है ना। तो सैनिटरी लैंडफिल वर अडॉप्टेड टू द सब्सटीट्यूशन फॉर ओपन बर्निंग डंप। जो ओपन जो इकट्ठा किया और जला दिया, उसकी जगह लैंडफिल वाली जगह पर, जहाँ पे कहीं पर एक अगर किसी जगह में बहुत डिप्रेशन हो, काफी गड्ढा हो, तो वहां पर धीरे 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 जाके ये जो सैनिटरी लैंडफिल होते हैं वहां पर जो है वो वेस्ट वहां पर डंप किया जाता है। ठीक है, और जब वेस्ट डंप करने के बाद में उसके ऊपर एक जो है डर्ट की या मिट्टी की जो लेयर है वो डेली डाल दी जाती है। ये आप अगर मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में आप देखें, यूपी के आउटर बॉर्डर पर देखें, या और भी जितने मेट्रो सिटीज हैं वहां पर बाहर, शहर के बाहर ऐसे ओपन डंप एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें डाली जाती हैं और उसके ऊपर फिर जो है मिट्टी बिछाई जाती है, ताकि वो धीरे 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 डिकम्पोज होकर नीचे बैठेगा और फिर वहां पर वो घास उगा देंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं वो मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो साइट है वो बहुत तेजी से फिलअप हो जाती हैं। और यहाँ पर ये भी बहुत खतरा रहता है, देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स। केमिकल स्पीड डंप भी करेंगे, है ना, तो कुछ केमिकल्स भी वहां पर अगर सीपेज होकर सॉइल के अंदर चला गया तो वो वाटर रिसोर्सेज को भी पॉल्यूटेड हमारे को कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज का भी खतरा होता है। सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट 3 तरीके के होंगे। नंबर 1 जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो हमारा किचन वेस्ट हो सकता है, फ्रूट पील वगैरह जैसे हो गई, वेजिटेबल पील हो गई, है ना, जो भी चीज डिकम्पोज हो जाए तो बायोडिग्रेडेबल हो गया। दूसरा होता है रिसाइकेबल, जिसको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेटल आइटम्स होते हैं, ई वेस्ट होता है ना। कुछ कुछ तरीके की पॉलीथीन बैग्स भी होंगी जिनको या पेपर बैग्स होंगे जिनको रिसाइकिल किया जाता है। वन टाइम यूजर वाली तो रिसाइकिल भी नहीं की जा सकती, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगी, है ना, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं दोबारा, तो वो प्लास्टिक बैग्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। तो इसका तरीका क्या है कि हम सॉलिड वेस्ट को कम से कम जनरेट करें। उसके लिए हमारे को इको फ्रेंडली पैकेजिंग
जो होती है मटेरियल, उसको यूज करना चाहिए। खास तौर से प्लास्टिक की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि आजकल मेजर कंसर्न प्लास्टिक का ही है, क्योंकि वो डिग्रेड भी नहीं होती है और कितने भी हजारों साल तक वो पड़ी रहे डिग्रेड होगी नहीं। और एनिमल्स खाना उसमें देख कर अब खा लेते हैं और फिर उन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। बहुत सारी फिशेज, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो प्लास्टिक वेस्ट है वो ओशियन में ही जाता है, तो वहाँ के जो जितने भी वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं, और इनफैक्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी जो गाय हैं, डॉगी हैं, अगर वो फूड के साथ अगर पॉली बैग भी खा लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर उस सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चॉक कर देता है। तो बेटर रहेगा कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग वाला मटेरियल यूज किया जाए। हम कोई क्लॉथ के कपड़े वाला, है ना, थैला लेकर चलें और उसी में, या फिर नेचुरल फाइबर वाला कैरी बैग लेकर चलें। आजकल बहुत ज्यादा ये चीज गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। लोगों को भी सेंसिबल होना चाहिए कि हम अपने साथ हमेशा अपनी गाड़ी में एक क्लॉथ का कपड़े का बैग रखें, ताकि उसमें हम अपनी चीजें लेकर आएं। तो हम इस तरीके से हम एक नॉर्मल आदमी जो है इस सॉलिड वेस्ट को और स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट को कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट में जो एक स्पेशल कैटेगरी आती है वो होती है हॉस्पिटल वेस्ट की, राइट। सो हॉस्पिटल वेस्ट एक्चुअली जनरेट हजार्डियस वेस्ट बहुत, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन हैं, है ना। यहाँ पर ज्यादातर क्या आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो पेशेंट्स का जो एक्सक्रीटा है, उनका जो कफ है, उनका जो यूरिन है, उनसे कॉटन जो वहाँ पर उनके जो वुंड है उनको ड्रेसिंग के लिए यूज किया गया है। तो इस तरीके से जो भी वहाँ पे पैथोजेंस एक्चुअली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज्यादा मिलेंगे तो वो हजार्डियस हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको डंप करने के लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो बिफोर डिस्पोजल इनको इंसिनरेट किया जाता है, ताकि इंसिनरेशन से उनका जो हार्मफुल जो पैथोजेनेसिटी है वो खत्म की जा सके, उसके बाद उसको डंप किया जाए, है ना। ठीक है, तो एक तो हॉस्पिटल वेस्ट स्पेशलाइज्ड वेस्ट हो गया सॉलिड वेस्ट में। दूसरा हमारा जो ई वेस्ट है वो भी स्पेशलाइज्ड वेस्ट है, क्योंकि जो ई वेस्ट होता है दीज आर और इरिपेबल। कंप्यूटर्स जो अब यूज्ड में नहीं आ रहे हैं, बहुत से मोबाइल आजकल जल्दी जल्दी नए मार्केट में आते हैं तो पुराने वाले वेस्ट हो गए, है ना। टीवी स्क्रीन्स बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो पुराने लोग कहाँ यूज करते हैं। जो पुराने एक जमाने में फ्लैश लाइट की वाला जो कैमरा होता था वो एक टाइम में यूज होता था, अब यूज नहीं होता है ना। तो ये सारे के क्या क्या होते हैं, इररिपेबल जो कंप्यूटर और इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो सारे के सारे ई वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो ई वेस्ट आर बरीड इन द लैंडफिल और इंसिनरेटेड। रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। इनको तो डंप किया नहीं जा सकता, तो इनकी रिसाइकलिंग की जाती है। सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज कैरीड आउट इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। तो उनको रिसाइकिल कैसे करना है, ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में उनको रिसाइकिल किया जा सके। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो यूएसए है, अमेरिका है, और भी जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो जो ई वेस्ट उनका निकलता है वो दोबारा अपने ही कंट्री में उसको नहीं डंप करते हैं। वो क्या करते हैं, इस ई वेस्ट को जो पुअर कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है वहां पर भेज देते हैं। तो उनके कंट्री से ई वेस्ट चला गया, और ये जो पुअर कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है वो क्या करते हैं, उस ई वेस्ट में से जो काम का मटेरियल होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स यूज हो रही हैं, आयरन, सिलिकॉन, निकल, ये उनके पार्ट्स बनाने में यूज हो रही हैं, उनको दोबारा से रिसाइकिल करके अपनी नए तरीके की मैन्युफैक्चरिंग में काम में ले लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे चाइना से जो आने वाला सामान होता है, कहते हैं ना कि ये चाइनीज मॉडल है फोन का, ये चाइनीज टॉय है, ये चाइनीज लाइट है, वो क्या क्यों होती है इतनी सस्ती और क्यों वो इतनी जल्दी खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो एक्चुअली क्या यूज कर रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्री से आने वाले ई वेस्ट के जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं उनको यूज कर रहे हैं, और रिसाइकिल जब वो कर रहे हैं तो उनको वो काफी चीप पड़ रहा है बताने के लिए बना रहे हैं वो बहुत ही सस्ते में, और उसको कंपैरेटिवली ज्यादा में बेच रहे हैं, तो उनको मुनाफा भी होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ओवर हाफ ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, एंड मेनली चाइना, India and Pakistan, where the metal like copper, iron, silicon, nickel, gold are recovered from during
रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो रिसाइकलिंग के टाइम पर इनको रिकवर कर लिया जाता है और बाकी चीजों को रिसाइकिल कर दिया जाता है। ठीक है, सो रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन्वॉल्व मैनुअल पार्टिसिपेशन। अब ये रिसाइकलिंग करने में एक एक पार्ट को अलग करने में क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, हमारे को मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, मैनुअली ये काम हो पाएगा। तो जो वर्कर इस चीज से एक्सपोज्ड होते हैं वो उनमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उससे डायरेक्ट एक्सपोजर उनका होता है और जो उनके लिए काफी हजार्डियस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बताया गया है वर्कर्स जो है एक्सपोज होते हैं इस तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस से। तो एक केस स्टडी हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है पॉली ब्लेंड के लिए, वो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं, जो कि प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट का जो कैटेगरी है ना प्लास्टिक वेस्ट, उसको कैसे उन्होंने यूज किया है कि प्लास्टिक वेस्ट को डंप करने की जगह यहाँ पर एक अहमद खान नाम के व्यक्ति थे जो कि बेंगलोर में रहते हैं, जो कि एक बेंगलोर में रहते थे। उन्होंने जब ये देखा कि भाई बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है तो अब इसका क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि उस प्लास्टिक वेस्ट से पॉली ब्लेंड बनाया। ठीक है, और ये जो पॉली ब्लेंड था ये क्या था, ये कुछ नहीं था, एक फाइन पाउडर था रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का। उसको प्लास्टिक को बहुत फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया एंड दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद द बिटुमेन दैट इज यूज्ड टू ले रोड। उसको फिर जो है बिटुमेन के साथ मिक्स कर दिया जो कि रोड बनाने के काम आती है। तो उस प्लास्टिक के पाउडर को लेकर बिटुमेन में मिलाकर उन्होंने ब्लेंड करके अच्छे से उन्होंने क्या किया, रोड बना दी उसी प्लास्टिक की जो कि एज अ वेस्ट पड़ी हुई थी। और इसके लिए और उन्होंने ये भी पाया इस चीज में कि भाई वो जो रोड बनाई है वो पानी को बहुत ही अच्छे से रिपेल कर पा रही है, क्योंकि ज्यादातर सड़कें बारिश में टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी को रिपेल नहीं कर पाती हैं उसके अंदर का मटेरियल। और ये प्लास्टिक तो बिल्कुल वाटर में गलती ही नहीं है, कितना भी इसको कर दो ना, ये किसी भी तरीके का इस पर असर नहीं होता है। तो ये इसने क्या किया, वाटर रिपेलेंट की प्रॉपर्टी उसकी बढ़ा दी बिटुमेन की, और इसने बहुत ही रोड की लाइफ भी बढ़ा दी। तो ये कितना अच्छा काम हुआ है ना, कि जो वेस्ट चीज थी उसको उन्होंने बिटुमेन के साथ यूज करके रोड बना दी और रोड की लाइफ भी काफी अच्छी हुई। तो इन्होंने वहाँ के लोकल जो एजेंसीज थी उनके साथ मिलके, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मिलके ये काम किया। और उन्होंने देखा कि भाई जो कबाड़ी वाला जो पॉलीथीन जो है जो 0.40 पैसे पर केजी ले जाता था प्लास्टिक, उन्होंने कहा कि भैया सारा का सारा प्लास्टिक मुझे दे दो, मैं आपको 6 रुपए पर केजी दूंगा। तो उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हमें तो अच्छी खासी कीमत मिल रही है, जो कि इतने कीमत की मिलती थी हम उन्होंने ले ली इतने कीमत में। कबाड़े वाले को भी फायदा हो गया। और इन्होंने खाद ने क्या किया, अच्छे से अच्छे जो है 2002 में लगभग 40 किलोमीटर जो रोड है वो बेंगलोर में इस तरीके से बनाई। तो ये एक केस स्टडी के फॉर्म में बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया कि कैसे हम प्लास्टिक वेस्ट को यूज कर सकते हैं रोड बनाने के लिए। ठीक है, तो वो इधर उधर डंप भी नहीं होगा और उसको जो एनिमल्स को हार्म हो रहा है और वो डिग्रेड जो नहीं हो रहा है उस सारी समस्या से भी हम निजान पा सकते हैं। तो ये अहमद खान का जो केस है वो एनसीईआरटी की बुक में आपको डिस्कस किया गया है। चलिए, अगला जो है वो है एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो एग्रोकेमिकल्स में क्या आएंगे, सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आते हैं, है ना, पेस्टिसाइड्स आते हैं। अब जब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का लगातार पेस्ट को हटाने के लिए, क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लगातार यूज होगा तो क्या होगा, वो एक टाइम के बाद वो वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा सॉइल में, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन हम कह सकते हैं, हो सकता है। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, फंजीसाइड्स होते हैं, दीज आर एक्ट एज अ टॉक्सिक मटेरियल टू द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। क्योंकि सॉइल में केवल वही तो प्लांट नहीं उग रहा ना, सॉइल के कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो उनके लिए वो टॉक्सिसिटी का काम करता है। एंड दैट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल इकोसिस्टम में उन्हीं बैक्टीरियाज की बात कर रही हूँ। सो दीज आर बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इनकी जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब हम लगातार यूरिया का छिड़काव कर रहे होते हैं, एनपीके का छिड़काव कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंजीसाइड पेस्टिसाइड्स डाल रहे होते हैं अपनी क्रॉप को पेस्ट से बचाने के लिए, तो वो अल्टीमेटली सॉइल में जाकर मिल रहा है ना, और सॉइल से फिर वाटर सोर्स में जाके मिल रहा है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में उनकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि टॉक्सिसिटी अल्टीमेटली प्रोवाइड करती है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर कैन कॉज यूट्रिफिकेशन इन एक्वेटिक
इकोसिस्टम। केमिकल फर्टिलाइजर अल्टीमेटली वो क्या होगा, मैंने जैसे बताया पानी में भी उनकी बढ़ जाएगी, तो फिर जब पानी में भी उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वहां पर यूट्रिफिकेशन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वहां बढ़ गए तो वहां पर एल्गल ब्लूम्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये अपना हानिकारक इफेक्ट भी दिखाते हैं। इसके रेफरेंस में भी एक केस स्टडी की गई कि हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूरिया वगैरह अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए भी जो एक केस स्टडी था वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये टर्म तो आजकल आप बहुत सुन रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, है ना। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि जीरो वेस्ट मिलेगा, इसमें कोई भी वेस्ट नहीं मिलेगा। जितना भी प्रोडक्शन होगा वो एक का प्रोडक्ट दूसरे के काम आ जाएगा, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे के काम आ जाएगा, तो ये रिसाइकिल चलता रहेगा और जीरो वेस्ट होगा इस तरीके के प्रोसेस में। और ये सबसे पहले किसने बताया, तो ये सबसे पहले बताया रमेश चंद्र डांगर जी ने। ये हरियाणा के सोनीपत के एक फार्मर थे और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने अपने खेतों में कुछ चीजें पाल रखी थी, जैसे इन्होंने गाय पाल रखी थी, इन्होंने मधुमक्खियां पाल रखी थी, इनके पास खेती भी थी। तो इन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम अब उनके जो रिसोर्सेज थे उन्हीं को यूटिलाइज किया। उन्होंने कहा मैं तो जी कोई चीज खरीदता नहीं हूँ, मेरा तो सारा काम ऐसे ही चल जाता है। कैसे चल जाता है कि भाई मेरे पास खेत है, उसमें पैदावार होती है, जो गाय है, गाय दूध देती है, और गाय का जो गोबर है उसको मैं किस तरीके से यूज कर लेता हूँ, अपने गाय के गोबर को मैं एज अ जो है मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर लेता हूँ, गोबर की खाद डालता हूँ। और जो क्रॉप का वेस्ट होता है मेरा, उससे भी मैं कंपोस्टिंग कर देता हूँ, यानी कि उसको एक जगह पे ढककर कुछ दिन रखा, 2-3 महीने में मेरी खाद कंपोस्टिंग से तैयार हो जाती है, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, उसको भी मैं वहां पर यूज कर लेता हूँ। और अगर वो ज्यादा बचता है तो मैं उससे नेचुरल गैस बना लेता हूँ। हो गया ना उसका यूज। और गाय दूध दे रही है, दूध को बेच के मैं पैसे ले लेता हूँ। और जो मधुमक्खियां हैं वो मेरे खेतों में क्या करती हैं, पॉलिनेशन भी करती हैं, और उनसे जो शहद बनता है उसको बेचकर भी मैं पैसा बना लेता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी सोर्स उपलब्ध थे उन सभी को एक का दूसरी में, दूसरे का तीसरी में यूज करके उन्होंने जीरो वेस्ट मेथड से इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका अपनाया, और जिसके चलते उनको काफी जो है प्रोत्साहन मिला, और उन्होंने इसी प्रोत्साहन को देखकर उनका काफी नाम हुआ। इन्होंने एक जो है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसमें अभी आज की डेट में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5000 फार्मर्स हैं। और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्प्रेड करना शुरू करी कि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, मिनिमम यूज करिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का। तो इस तरीके से हम जीरो वेस्ट मेथड, अपनी जो जमीन है जिसमें लगातार कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स की बढ़ती जा रही है, जो कि हार्मफुल है ना, उसको भी कम कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से अपने जो वेस्ट बच रहा है वो दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा हेल्दी है। अल्टीमेटली वो जो जितने भी पेस्टिसाइड्स हम डालेंगे, फर्स्ट वो डालेंगे, वो प्लांट्स या अपने क्रॉप के थ्रू हम ही तो लोग खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आएगा, है ना। तो हार्म एनवायरमेंट में हर चीज को उससे होता है। तो ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है डांगर साहब की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट की। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू वेरी सीरियस प्रॉब्लम। जब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं तो उसकी दो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम ये हो जाती है। पहली जो प्रॉब्लम है वो है उनका एक्सीडेंटल लीकेज होना। अगर कहीं से न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट लीक हो गया तो उसके बहुत हजार्डियस इफेक्ट होते हैं, जो कि 2 एग्जाम्पल 3 माइल आइलैंड में हुआ था और चेर्नोबाइल इंसिडेंट्स, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंटल तरीके से न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट लीक हो गया था, जिससे कि काफी हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले थे। एंड इट्स सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। एक दूसरा ये है कि भैया कहीं एक्सीडेंटल इसका लीकेज ना हो जाए, दूसरा इसको डिस्पोज कहाँ करें, ये भी हमारे को देखना होगा, कि ताकि ये आसानी से अपनी रेडियो एक्टिविटी वहां के एरिया में फैला ना दे, है ना। क्योंकि अगर रेडियो एक्टिविटी फैली तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो तो सीधे डीएनए को टारगेट करता है, और डीएनए को टारगेट करके म्यूटेशंस क्रिएट कर सकता है, डिफरेंट काइंड के जो है कैंसर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट रेडिएशन इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग, ये आपको पता ही है, टू द ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट कॉज म्यूटेशन एट वेरी हाई रेट। सो अगर इसकी डोज बहुत ज्यादा है
तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियर रेडिएशन लीथल होगा, सीधे ही मार ही देगा। ठीक है, अगर इसकी डोज बहुत ज्यादा है रेडिएशंस की, और अगर डोज इसकी कम है, डोज कम जो है, तो ये वेरियस तरीके की डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, जिससे कि किसी व्यक्ति में कैंसर डेवलप हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में। इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट एंड हैज टू बी डील्ड विद द utmost caution। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड टू स्टोर न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री-ट्रीटमेंट इन shielded containers buried within the rock above about 500 meter deep below the earth surface। तो इसके लिए कैसे डिस्पोज किया जाता है, जमीन के अंदर जो है बिल्कुल शील्ड कंटेनर्स में 500 मीटर का गड्ढा करके उसके अंदर सील्ड उनको पैक किया जाता है, ताकि वो किसी भी हालत में जो है बाहर ना आ सके। ऑल्दो टाइम टाइम पर लोग इस तरीके से इसकी डिस्पोज करने का भी विरोध करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये लगातार टर्म्स सुनने को मिलते हैं, न्यूज में भी आता है, हमारे न्यूज़पेपर में भी आता है, लगातार इस पर डिस्कशंस होती हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम सबसे पहले अगर हम ये जान लें कि अगर आपने ग्रीन हाउस के बारे में अगर सुना होगा, तो कभी कभी ठंडी जगहों पर प्लांटेशन के लिए, प्लांट्स को उगाने के लिए क्या होता है, एक ऐसे सेमी रोटेटेड वाला इस तरीके का, अगर मैं यहाँ पर पिक्चर बना पाऊं, कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लास से लगा हुआ होता है ना। तो इसके अंदर आप टेम्परेचर को और सनलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, सनलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल्ड टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज्यादा बंद रहे, वो सील्ड है कांच से, तो बहुत ज्यादा सर्दी अंदर नहीं आएगी, बहुत ज्यादा गर्मी अंदर नहीं आएगी, सनलाइट भी उतनी आएगी। तो ऑप्टिमम कंडीशंस, वी कैन से ऑप्टिमम कंडीशंस बनाई जाती हैं प्लांट के मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ग्रीन हाउस ऐसे होता है, अगर जैसे कि हम अगर गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, अगर हम कार में बैठे हैं, हमारी कार नॉर्मली बाहर रोड पे पार्क है गर्मियों के दिनों में, तो हम जब कार में आएंगे बैठेंगे, अगर आजकल तो चलो एसी है, लेकिन अगर हम एसी ऑन ना करें, एसी नहीं है किसी गाड़ी में, तो हम देखते हैं ना कि कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो उस कांच की गाड़ी ने क्या किया, गाड़ी ने किया कि सनलाइट को अंदर तो आने दिया, गर्मी को अंदर तो नहीं आने दिया, लेकिन उसको बाहर नहीं जाने दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि गाड़ी अंदर से गर्म हो गई, और वो गर्म तब तक रहेगी जब तक हम उसकी विंडोज नहीं खोल देते हैं, एसी ऑन नहीं कर देते हैं, ताकि उसकी गर्मी बाहर निकल जाए। तो कुछ इसी तरीके का होता है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखे हुए कंटेंट्स पढ़ती हूँ, तो आपको अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जैसे कि एक सन है, सन की लाइट आ रही है अर्थ की तरफ। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो सन की लाइट जब अंदर की तरफ आ रही है, तो जो ऊपर की तरफ जो लेयर है हमारी, वो कुछ लाइट को तो बाहर जाने दे रही है, लेकिन ज्यादातर उससे टकराकर वापस अर्थ की तरफ आ रही हैं, और उसके लिए कुछ गैसेस जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ठीक है, इस तरीके की कुछ गैसेस हैं जो क्या करती हैं, उसकी हीट को ट्रैप कर लेती हैं। एक शील्ड उन्होंने कांच की शील्ड जैसा बना दिया, और दोबारा से वापस उस हीट को अर्थ की तरफ ही भेज दिया। तो इस वजह से क्या होती है, अर्थ जो है टाइम के साथ साथ उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, ग्रीन हाउस इज लुक्स लाइक स्मॉल ग्लास हाउस, है ना, एंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम पे जो मैंने अभी ग्लास हाउस आपको बना के दिखाया था, लद्दाख के रीजन में, जो माउंटेन रीजन है, वहां पर तो बहुत होता है, क्योंकि वहां पर तो भैया माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है, तो वेजिटेशन होगा ही नहीं। तो इस तरीके की ग्रीन हाउसेस बना के वेजिटेशन के लिए वहां पर तैयारी की जाती है। सो इन अ ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप, यानी लाइट अंदर तो आने देता है, लेकिन हीट को वापस नहीं जाने देता है। देयरफॉर द ग्रीन हाउस वार्म अप, है ना, तो क्योंकि वहां जगह ठंडी है और उसने हीट को ट्रैप कर लिया है, तो अंदर उसको गर्मी मिल जाती है, तो अंदर गर्मी मिल जाती है, और इसका मतलब उस प्लांट को जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो उसको मिल जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम ठंडी है वहां पे। तो इसी तरीके से इनसाइड द कार दैट हैज बीन पार्क्ड इन अ सन फॉर अ फ्यू आवर, वहां पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है।
और गाड़ी बहुत तेज गर्म हो जाती है। तो नॉर्मली जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। इट इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज responsible for heating the earth surface and the atmosphere. Without greenhouse effect, the average temperature at surface of the earth would have be chilly minus। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर वो -18 रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री होता है। अब आप ये मत कहिएगा कि जी नहीं, हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ तो नहीं होता 15, यहाँ तो 40 होता है, हम तो गर्मी में मरे जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे को जो टेम्परेट रीजन है, जो एक्सट्रीम्स हैं, अटलांटिका वगैरह के, जहाँ पे -200 टेम्परेचर है, उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हम ओवरऑल अर्थ का देख रहे हैं, जब ओवरऑल एवरेज निकाला जाता है तो वो 15 डिग्री रहता है। तो ये जो है एवरेज टेम्परेचर को मतलब माइनस से लेकर 15 डिग्री गर्म करने के ही काम आता है, ठीक है। तो क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो हमारी अर्थ अभी मैंने पीछे दिखाई थी, उसके ऊपर जो गैसेस हैं और जो क्लाउड हैं, वो 1/4 जो आती हैं वो उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करती हैं और दोबारा अंदर की तरफ डाल देती हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन, एंड द एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन fall on the earth's surface and heating it, while a small proportion is reflected back। ठीक है, क्या बताया इसमें? इन्होंने कहा कि क्लाउड और गैसेस जो हैं रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस हीटिंग इट, व्हाइल स्मॉल पोर्शन इज, आधे से ज्यादा गर्म करने की काम होती है और स्मॉल पोर्शन जो है वापस चला जाता है, ठीक है। अर्थ सरफेस री एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ, तो जो अर्थ की सरफेस पर आती है वो दोबारा ऊपर, जैसे कि लाइक ये अर्थ की सरफेस है और ये इस तरीके से यहाँ पर सन है, सन से जो लाइट आ रही है वो यहाँ आई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ऊपर गैस से टकराई वापस आई, कुछ गैस से टकराई वापस आई, और कुछ गैस से टकराई, है ना। यही तो फिनोमेना चल रहा है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यही तो चल रहा है। तो अर्थ की जो ये सरफेस है री एमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू द स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैसेस, और मेनली कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एब्जॉर्ब मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट। जब वो अर्थ की सरफेस से टकरा रही है तो अर्थ की सरफेस वापस एटमॉस्फेयर में से भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का इतना ज्यादा उस कॉन्सेंट्रेशन का लेयर बन गया है कि वो दोबारा से उसको रिवर्ट कर देती है और वो वापस से अर्थ के पास ही आ जाती है। सो द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेस रेडिएट हीट एनर्जी एंड अ मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन कम टू अर्थ सरफेस, जिससे क्या होता है? हीटिंग अप होती है अगेन हमारी अर्थ। इसलिए धीरे 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 ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। दिस साइकिल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज दे आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी दो गैसेज जिम्मेदार हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, क्योंकि वो ऊपर वापस जा रही है, जैसे मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया है, वो वापस दोबारा भेजने का काम करती हैं, ठीक है। सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैड लेड द कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ द अर्थ लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। जब वो इतना ज्यादा वापस भेज रही है तो क्या हो रहा है? हमारी अर्थ में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय, लास्ट सेंचुरी, पास्ट सेंचुरी में 0.6 डिग्री बढ़ गया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स। जबकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि राइज दिस टेम्परेचर इज लीडिंग टू डिलीटेरियस इफेक्ट इन द एनवायरमेंट एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक कंडीशन। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑड क्लाइमेटिक कंडीशंस तो आएंगी ही, जिसे इवन नीनो इफेक्ट भी कहा जाता है। और जैसे कि ऑड क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे कि बाढ़ का आना, कहीं टेम्परेचर बहुत गर्मी से सूखा पड़ जाना, है ना, कहीं बाढ़ आना, एक्सट्रीम रेन होना। तो इस तरीके से और क्लाइमेटिक कंडीशंस आएंगी जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्शन होगा। सो दस द लीडिंग टू इंक्रीज मेल्टिंग, और जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? पोल रीजन जो होते हैं वहां की आइस जो है वो पिघलने लगेगी, और जब आइस पिघलने लगेगी, हिमालय की भी जो आइस पिघलने लगेगी तो क्या होगा?
अल्टीमेटली पिघल के रिवर में आएगा, रिवर से ओशियन में आएगा तो वाटर लेवल अप होगा, वाटर लेवल अप होगा तो जो कोस्टल साइड वाली लैंड है वो पानी में डूब जाएगी। अल्टीमेटली ये इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इज इंक्रीजिंग मेल्टिंग of polar ice cap as well as other places like Himalaya snow cap over many years they will result to rise in sea level। सी का जो है लेवल बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएगा किसमें, ओशियन में। तो ये एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अच्छा अब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। सीएनजी का, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि सीएनजी के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो सीएनजी व्हीकल्स यूज किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल के जलने से अनबर्न्ड कार्बन रिलीज होता है। अनबर्न्ड कार्बन को भी कन्वर्ट अल्टीमेटली वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में ही होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ती है। सो कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इम्प्रूविंग एफिशिएंट ऑफ एनर्जी यूज, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो, क्योंकि पेड़ होंगे तो वो क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करेंगे, अपना बायोमास बढ़ाएंगे। इंक्रीजिंग एफॉरेस्टेशन, हमें प्लांटेशन ज्यादा करना चाहिए इसीलिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज अप कर लें। एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन अगर ज्यादा बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए घर चाहिए, घर के लिए खाना भी चाहिए, उन सभी चीजों के लिए यानी अपनी नेसेसिटी के लिए ह्यूमन क्या करेगा, पेड़ों को काटेगा, जंगलों को साफ करेगा और वहां पर अपना जीवन यापन करेगा या अपनी खेती योग्य बनाएगा वो जमीन। और इससे क्या होगा, जंगल कम होंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता ही जाएगा। अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर की। दो तरीके के टर्म होते हैं, एक होता है बैड ओजोन विच इज फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोस्फीयर। ठीक है, जो नीचे वाली हमारी लेयर होती है उसको ट्रोफोस्फीयर बोलते हैं। तो लोअर एटमॉस्फेयर में बैड ओजोन प्रेजेंट होती है जो कि हार्म करती है प्लांट और एनिमल को। लेकिन एक लेयर ऊपर की तरफ भी होती है जिसे बोलते हैं गुड ओजोन, है ना। और इसका क्या काम होता है और ये किस लेवल पर प्रेजेंट होती है, ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर वाले लेवल पर, और ये एटमॉस्फेयर के अपर लेवल पर दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर पे मौजूद होती है। और इसका काम ये होता है कि जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सन से, ये उसके लिए एज अ शील्ड काम करता है, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक नहीं आने देता है। तो कितनी तरीके की ओजोन हुई, दो तरीके की। एक जो लोअर वाले में पाई जा रही है वो हार्म कर रही है प्लांट और एनिमल को, मान लिया। लेकिन जो गुड ओजोन है वो सबसे बड़ा बेनिफिट कर रही है, वो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको, उनके लिए एज अ शील्ड काम करती है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज आर हाईली इंजीरियस, ये तो हमें पता है, टू द लिविंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डीएनए पे अटैक कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, प्रोटीन पर अटैक करके उसको मॉडिफाई कर सकती है। क्या कर सकती है, उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ सकती है, ताकि फिर क्या हो सकता है, पूरा का पूरा डीएनए डैमेज हो सकता है, म्यूटेशंस क्रिएट हो सकती हैं। इसका मतलब आप सोचिए कितना ज्यादा ये परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन डेप्सन यूनिट। जो थिकनेस होती है ओजोन की उसको डेप्सन यूनिट में नापा जाता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो ओजोन गैस है, it is actually continuously formed by the action of UV rays on molecular oxygen and also degrade into molecular oxygen into the atmosphere। ये जो ओजोन है, वो जो ओजोन लेयर ऊपर की तरफ है स्ट्रेटोस्फीयर पर, उसमें जो है अल्ट्रावायलेट रेज गिर रही हैं। अब वो उससे रिएक्ट करके, अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट करके ओजोन कन्वर्ट हो रही है किसमें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और रिएक्टिव ऑक्सीजन में। इन दोनों में ये कन्वर्ट होती जा रही है। सो अब क्या हो रहा है, अब इतनी ऊंचाई पर तो हम तो ये भी सोच सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन वो टॉप लेयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में, वहां पर जब कन्वर्ट हो रही है तो वो वहां नीचे नहीं आएगी जो हम, जिसे हम सांस में ले लें। ठीक है, वो तो एज अ शील्ड, एज ए प्रोटेक्टेड लेयर ही ठीक है, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज अंदर ना आए। ठीक है, सो देयर शुड बी अ बैलेंस इन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। The balance has been disrupted due to the enhancement of ozone degradation by क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे फ्रिजेस से, एसी से निकलती है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से जो ओजोन है उसमें उसका जो
उसकी लेयर में डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्लोरोकार्बन हमारे फ्रिज से, हमारे एसी से, इन तरीके के आइटम से निकलती है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाती है। और ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचने के बाद जो यूवी लाइट के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, क्लोरीन एटम को रिलीज कर देती है। ठीक है, नाउ दिस क्लोरीन डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद दीज एटम्स एक्टिंग मेयरली एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, क्लोरीन एटम आर नॉट कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, हेंस क्या होता है फिर, वॉट एवर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर एडेड टू द स्ट्रेटोस्फियर दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यूअस इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर, क्योंकि ये क्या करती है, ओजोन को ऑक्सीजन और रिएक्टिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए एज अ कैटालिस्ट काम करती है ये क्लोरीन, जो कि रिलीज हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, तो अब ये वहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फीयर में परमानेंट है, तो ये परमानेंट क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर लेयर पर यहाँ पर जो है ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। तो वहां पर एक तरीके से ओजोन की जो लेयर है वो थिन होती जा रही है। अगर वो पहले इतनी मोटी थी तो अभी इतनी मोटी रह जाती है। तो क्या हो रहा है, ओजोन की लेयर कम हो रही है। तो फिर, और ये मेनली कहाँ कम हो रही है, अर्थ में, ये मेनली अटलांटिका रीजन में कम हो रही है। और इसके रिजल्टेंट में क्या हो रहा है, इसके रिजल्टेंट में एक ओजोन का होल बन रहा है। जब ओजोन का होल बन रहा है तो उस होल से डायरेक्टली जो है यूवी लाइट्स जो है अर्थ तक आ रही हैं, जो कि वेरी वेरी हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन हो रहा है उसका स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये नीचे तक आ जाती है तो ये कंप्लीटली अर्थ एटमॉस्फेयर जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट बट यूवीबी डैमेज। अब जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो अपना काम कर रहा है वो, क्योंकि यह तो हानिकारक है, डीएनए को डैमेज करेगा, म्यूटेशंस क्रिएट करेगा, और उसके होने से क्या हो जाएगा, स्किन खराब होगी, एजिंग होगी, स्किन कैंसर्स होंगे, वेरियस काइंड ऑफ कैंसर्स होंगे। ह्यूमन की आई में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है अल्ट्रावायलेट रेज का। कॉर्निया जो है एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस को, और ये कॉर्निया को एक तरीके का इन्फ्लेमेशन दे देता है, जैसे बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, कैटारैक्ट भी देता है। ठीक है, सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज टू द कॉर्निया। सनलाइट पे पड़ रही है, सनलाइट से वो दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही है, और वो जब भाई नीचे अल्टीमेटली, मैंने जैसा कि आपको अभी समझाया, स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन आइटम ने जाके वो रिएक्शन को एक्सिलरेट कर दिया है। वहां से जब हटी गई है, ओजोन की लेयर में एक होल बन गया है, तो वो जब नीचे तक आ रहे हैं तो हमारी कॉर्निया पे इफेक्ट डाल रहे हैं और स्नो ब्लाइंडनेस हो रही है। रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, एन इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल Protocol was signed in Montreal, Canada in 1987 to control the emission of ozone depletion substance. ये कब ट्रीटी साइन हुई थी, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको ओजोन डिप्लीशन एंड स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए अब बात करते हैं डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस की। तो इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस में क्या आता है, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, सो द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक सेंचुरीज, बट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस, रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस ऑफ द लैंड। जब फर्टाइल, ऊपर की हमें पता है कि ऊपर की जो टॉप लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने ओवर कल्टीवेशन करके उसकी क्या की, ऊपर की जो लेयर है उसकी फर्टिलिटी कम कर दी, या अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर ही नहीं रहे हैं ग्रेजिंग एरिया को, अगर वो वहां पर खाए जा रहे हैं जानवर, या हम पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, या फिर हम पानी लगातार डाल रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रैक्टिसेस से क्या हुआ, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स थे जो कि टॉप लेयर में होते हैं, वो वहां पर नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, हमें बैरन लैंड मिलेगा, अनफर्टाइल लैंड मिलेगा, जो किसी काम का नहीं रहेगा, और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट में। ठीक है, सो व्हेन लार्ज बैरन पैचेस एक्सटेंड टू मीट ओवर द टाइम अ डेजर्ट इज क्रिएटेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या होता है, डेजर्ट एक क्रिएट हो जाता है।
Internationally, it has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to increased urbanization. Urbanization बढ़ने से भी क्या कर रहे हैं यहाँ इस केस में, तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, काट रहे हैं लगातार पेड़ों को। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, शहरों में उसको कन्वर्ट करना है, तो वो डेजर्ट पे कन्वर्ट हो रहे हैं। जब डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहां कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, ओजोन डिप्लीशन होगा और तरह तरह की बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, इसमें एक जो एग्जाम्पल आता है वो वाटर लॉगिंग का भी आता है और सॉइल सैलिनिटी का भी आता है। इसमें क्या होता है कि इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड टू वाटर लॉगिंग। अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है और लगातार बहुत ज्यादा पानी डाला जा रहा है खेतों में और वो निकलने का उसका कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा, पानी में प्रेजेंट जो सॉल्ट होंगे वो अल्टीमेटली टॉप सॉइल में बैठ जाएंगे, है ना। तो जब वो टॉप सॉइल में बैठ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वहां पर एक वो क्या क्रिएट कर देंगे, एक थिन क्रस्ट क्रिएट कर देंगे। जब क्रस्ट क्रिएट हो जाएगी उस लैंड पर, तो वो क्या करेगी, स्टार्ट कलेक्टिंग द रूट ऑफ द प्लांट, और वो फिर क्या करेगी, जो इंक्रीज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्रॉप की ग्रोथ को डायरेक्टली क्या करेगी, एडवर्स इफेक्ट डालेगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी रहेगी तो भी वो एग्रीकल्चर को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सलाइनिटी आर सम प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इनटू द वेक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसीलिए हमारे को वाटर लॉगिंग और सॉइल सलाइनिटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये भी हमारी जो टॉप सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। वो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, कि डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली क्यों होता है, डिफॉरेस्टेशन है क्या। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी। डिफॉरेस्टेशन क्या है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इनटू नॉन फॉरेस्टेड एरिया। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन ये नहीं है कि हमने अपने घर के आगे पार्क की घास हटा दी, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। जब हम लार्ज एरिया को, बहुत बड़े एरिया को जो कि फॉरेस्टेड था, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे तरह तरह के, उनको एकदम क्या कर दिया है, डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया है, नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन क्या है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड एरिया। Almost 40% of the forest has been lost in the tropic region. Compare only 1% in the temperate region. Temperate region में तो केवल 1% लॉस हुआ है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर 40% जो फॉरेस्ट है वो जो है लॉस्ट हो चुका है। क्यों? अर्बनाइजेशन के चलते। सो इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी फॉरेस्ट कवर अबाउट 30% लैंड इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो 20वीं शताब्दी के शुरू में 30% लैंड जो थी उसमें फॉरेस्ट था, लेकिन जब इस सेंचुरी के खत्म होते होते ये 21.54% ही रह गया, डाउन हो गया। देख रहे हैं आप, 30% से 21.54, और अभी आज की डेट में तो और भी कम हो गया होगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में दी इंडिया में। इसने रिकमेंड किया कि 33% फॉरेस्ट कवर इन द प्लेन एंड 67% जो है हिल्स में फॉरेस्ट एरिया होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो मेजर रीजन ये डिफॉरेस्टेशन क्या है, मेजर रीजन डिफॉरेस्टेशन का है कि लोग जो है फॉरेस्ट को अपने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो अब खाना पीना खा सकें, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है उसके लिए वो जो है बेच सकें, भाई खेती बाड़ी कर सकें। इसी वजह से वो ज्यादातर डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इसमें एक झूम कल्टीवेशन का डिस्कशन है, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की फॉर्म में कहा जाता है। ये होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, झूम कल्टीवेशन इसे कहते हैं। वहां के फार्मर्स क्या करते हैं, वहां के फार्मर्स अब तो नहीं करते, लेकिन पहले इन्होंने ये किया था कि वो जाते हैं जंगल में, एक पर्टिकुलर जंगल का एरिया को जला देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। जला देते हैं, जला के जब वो पेड़ वहां के खत्म हो जाते हैं तो वो जो राख है, वो राख क्या काम करती है, बिल्कुल डिकम्पोज हो गई, बिल्कुल अपने बेसिक फॉर्म में आ गया, है ना। तो क्या हुआ, वो उस लैंड में मिल गई तो वो फर्टिलिटी आ गई। वहां पर अब उन्होंने कल्टीवेशन शुरू कर दिया। 5, 7, 8 साल वहां पे कल्टीवेशन करते हैं। जब वहां की जो उपजाऊता चली जाती है तो वो यही चीज दूसरे एरिया में जाके कर देते हैं। तो इस तरीके से वो एक एरिया से, देखिए इस वाली पिक्चर में आप देख पाएंगे, ये देखिए
ये खाली है एरिया, ये खाली है एरिया, यहाँ जूम कल्टीवेशन हुआ होगा कभी। अब ये जब एरिया खाली हो गया तो इस वाले एरिया को खाली करेंगे और यहाँ पर फिर से आग लगा देंगे। आग लगा के क्या करेंगे, यहाँ पर वो सॉइल, उनकी फर्टिलिटी डेवलप हो गई, उसकी राख वहीं पे मिल गई, है ना, और बर्न बर्न पार्टिकल्स वहीं रह गए, और फिर 4-5-7 साल वहां पर यूज किया, उसके बाद फिर दूसरी जगह चले गए। तो इसको बोलते हैं झूम झूम के काम करना, यानी कभी यहाँ कभी वहां खेती करना, इसलिए इसको बोला गया है झूम कल्टीवेशन। ठीक है, चलिए अब इसके पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। फार्मर्स कट डाउन द ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स। ठीक है, प्लांट रिमेन्स जो होते हैं उनको जला देते हैं। द एश, जो उसकी राख है, is used as a fertilizer and the land is then used for farming and cattle grazing. यही करते हैं, यही समझाया मैंने अभी आपको। After cultivation, the area is left for several years so allowed to recover. Cultivation के बाद वो कई सालों उसको ऐसे छोड़ देते हैं, दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। So the farmer then move on to the another area and repeat this process. So, but overpopulation and repeated cultivation decrease the recovery phase resulting deforestation. जब क्या हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो वो उतना रुक ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, उन्हें जल्दी जल्दी खेती करनी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है जंगल को इस तरीके से क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, और उसको फिर वहां की जो ऐश है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करके जो है उसको रिकवर ही नहीं होने दे रहे हैं उस जगह को, कि दोबारा से वहां पर पेड़ उग जाए, रीफॉरेस्टेशन वहां पर हो जाए, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी खेती करनी है, उनको अब जगह भी चाहिए अपने जानवरों को चराने के लिए, है ना। इस वजह से क्या हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, जो कि डिफॉरेस्टेशन पहाड़ों पर जिसकी वजह से होता है। सो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे डिफॉरेस्टेशन के, ये देखिए कितने सारे पेड़ यहाँ पर काटे हुए हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे फॉरेस्ट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ जाएगी, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो अपना बायोमास बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर नहीं पाएंगे पेड़, क्योंकि पेड़ रहे ही नहीं, है ना। इंक्रीज बिकॉज ट्री दैट कुड होल्ड लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, वहां पर बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उस पर्टिकुलर एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन प्लांट्स को खाने वाले कुछ हर्बीवोर्स वहां पर होंगे, उन हर्बीवोर्स को खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर, देन सेकेंडरी कार्निवोर, तो अल्टीमेटली हैबिटेट लॉस होगा और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में हो जाएगा, है ना। और इस वजह से वहां पर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, वाटर साइकिल, वो भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जब पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश कैसे होगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा, क्योंकि पानी से जो टॉप लेवल की जो सॉइल है वो पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा, क्योंकि उसे होल्ड करने के लिए पेड़ों की जड़ें वहां पर बची नहीं है, और अल्टीमेटली डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। सो दीज आर वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, समझ आ गए, चले हम आगे। ओके, तो अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग द फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्ट इन द पास्ट। जो कभी किसी जमाने में फॉरेस्ट था उसको दोबारा से रीस्टोर किया जाए, वहां दोबारा से फॉरेस्ट लगाया जाए, इसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट मे अकर नेचुरली इन द डिफॉरेस्टेड एरिया, हाउएवर वी कैन स्पीड इट अप बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो अपने आप तो बहुत सालों में होगा, तो बेटर होगा कि ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व हो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, और पेड़ों को हर साल टाइम टाइम पर बारिश में वहां लगाए, उनकी केयर करे, ताकि रिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस जल्दी हो सके। इस मामले में भी कुछ सोसाइटीज हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत सेंसिबल होते हैं पेड़ों के प्रति, जो पेड़ों को कटने नहीं देते हैं। उसकी भी एक केस स्टडी हमारी बुक में दी हुई है, जिसको जो पेड़ों को कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ऐसा ही एक समाज है विश्नोई समाज, जो राजस्थान में रहता है। उसकी एक अपनी एक कहानी है जो यहाँ पर बुक में शेयर की गई है। उस कहानी में बताया गया है कि इन 1731 जोधपुर के जो राजा थे, उन्होंने अपने मिनिस्टर से कहा कि भाई मुझे अपना नया महल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उस महल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप आसपास के जंगल से लकड़ी लेकर आइए। जब मिनिस्टर्स और वर्कर्स वहां पर फॉरेस्ट में गए और पेड़ काटना शुरू कर दिया, तो वहां का जो विश्नोई समाज था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, उन्होंने पेड़ काटने से मना किया कि नहीं भाई, हम पेड़ों के साथ रहते हैं, हम यहीं रहते हैं, हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो जब
राजा ने ये वाली बात सुनी विश्नोई समाज की कि हम पेड़ों के साथ रहते हैं, तो राजा ही होता है। उस जमाने में राजा के आगे तो किसी की चलती नहीं थी, है ना? तो उसे गुस्सा आया, उसने कहा कि भाई कौन रोक रहा है? तो वहां पर एक विश्नोई महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी। उन्होंने बहुत ज्यादा करेज दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, वो पेड़ों से लिपट गई। उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर पेड़ काटने हैं ना तो पहले मुझे काटो, उसके बाद आप पेड़ काटोगे। अब तो भाई किंग तो किंग ही होता है। उसने कहा कि ठीक है, ज्यादा जिद कर रही है तो कभी कभी तो हो जाते हैं ना कि भाई मेरा ऑर्डर तो मेरा ही ऑर्डर है। तो वहां उनके आदमियों ने उस लेडी के साथ उस पेड़ों को काटा। वो लेडी और उसकी 3 बच्चियां, उनकी 3 बच्चियां, उन सभी ने अपने जंगल को सेव करने के लिए उन्होंने सभी ने अपनी जो है जान गंवा दी। वो इतना प्यार करते हैं पेड़ों से। विश्नोई समाज की कहानी है ये। ठीक है, तो अब इन्हीं अमृता देवी के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक अवार्ड घोषित किया हुआ है, जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये उन इंडिविजुअल्स को या उन कम्युनिटीज को दिया जाता है जो रूरल एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और डेडिकेशन दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन सभी को इससे सम्मानित किया जाता है। तो इस समाज के लोग इतना ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, एनवायरमेंट के प्रति इतने ज्यादा सेंसिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा एक और मूवमेंट चला जिसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं पेड़ों से चिपटी हुई हैं। ये हुआ था 1974 में, जिसमें लोकल महिलाएं गढ़वाल रीजन की वो भी पेड़ से चिपक गई थी। जब डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया कि भाई इस जगह को साफ करिए, यहाँ पर हम जो है कुछ भी डेवलप करेंगे। तो उन्होंने महिलाओं ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे किसी भी काम के लिए। और वो चिपक गई थी और उन्होंने कहा था, तो इस जब वो उनसे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं लगी हैं, तो इसको इसीलिए उनको नाम दिया गया था चिपको इंडिया। इसको लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज। इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये कहा कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो जंगलों में रहें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को मैनेज करें, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमें अपने गाइडलाइन में बताएं हमें काम कैसे करना है। वहां पर जो भी फ्रूट्स उगते हैं, जैम, रबर, मेडिसिन उगती हैं, उन सारे चीजों को उनका राइट है, वो उनको बेचें, उनको ग्रो करें और सरवाइव करें। हम उन्हीं को ये वाला राइट देते हैं। ठीक है, तो ये राइट देकर उन्होंने उनका भी जीवन यापन के लिए एक तरीके से उनको एक काम दिया और वहां की देखभाल के लिए भी उनकी बात सुनी। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि एनवायरमेंटल इशू वाले चैप्टर में आते हैं, जो रिलेटेड है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से। डिफरेंट काइंड के पॉल्यूशन हमने इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ज्यादातर कवर, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे इन दोनों पार्ट्स में कवर्ड है। आप अगर एक बार एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मिलके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन डाउट एनीथिंग, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खुश रहिए और खूब पढ़िए। नमस्कार।